एवरीवन, तो आज हम क्लास 7th का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। उसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो आइए, हमने दांत के बारे में पढ़ा था, जीभ, आयोडीन परीक्षण, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो अब आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे भोजन नली से। ठीक है, तो देखिए, भोजन नली या फिर ग्रशिका क्या होती है। तो निंगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। जो हम भोजन निगलते हैं वो ग्रास नली या फिर ग्रसिका में जाता है। ठीक है, चित्र 2.2 में देखिए, यहाँ पर आपको ये चित्र दिया गया है। एक मिनट, ये यहाँ पर देखिए, चित्र 2.2 में आपको ग्रास नली दिखेगी। यहाँ पर ये ग्रास नली या ग्रसिका, ये यहाँ पर ये दिया है ना, फूड पाइप, ये ग्रास नली या ग्रसिका। ठीक है, इसमें जाता है। जो हम भोजन निगलेंगे वो यहाँ पर ग्रास नली या ग्रसिका में जाएगा। फिर उसके बाद ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ठीक है, ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। अब इसमें क्या होता है, जो ग्रसिका जो भोजन नली होती है उसमें संकुचन होता है और भोजन नीचे सरकता जाता है। वास्तव में जो संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। यदि हम बात करें, ऐसा होता क्या है कि वास्तव में जो संपूर्ण आहार नाल है ना, वो संकुचित होती रहती है तथा ये गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। जैसे चित्र 7 में देखिए, ये से ग्रसिका में भोजन की गति, ये आप भोजन यहाँ से निकलोगे, फूड पाइप नीचे की ओर जाता है। ठीक है, भोजन निकला ग्रसिका में, नीचे की ओर इसमें गति होती है, इसमें संकुचन होता है और भोजन नीचे की ओर खिसकता जाता है। ठीक है, फिर आप देखिए आगे, कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा कि वमन क्या होता है, तो उल्टी। ठीक है, ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो। इसके कारण के विषय में सोचिए, अपने अभिभावक अध्यापकों से इसके विषय में चर्चा कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर पहेली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। तो अब आमाशय, आगे हम आमाशय, ये पहेली का जो प्रश्न है उसका आंसर अभी हम आगे देंगे। ठीक है, कि आमाशय में जब वो भोजन पाचन नहीं होता है तो वो ऊपर की ओर, तो हम आगे इसका जो क्वेश्चन है पहेली का, कि ये जानना चाहती है कि वमन के वक्त भोजन विपरीत दिशा में क्यों जाता है, तो उसका आंसर हम आगे देंगे। ठीक है, आमाशय स्टोमच के बारे में आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना। ये क्या है, ये आमाशय, ये भाई, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, ये आमाशय है। ठीक है, तो आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। ये चपटा एवं जे आकृति का होता है तथा आहार नाल का, अब देखो, ये चपटा होता है और जे शेप दिख रहा है ना आपको, और जे शेप का होता है। ठीक है, तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ये एक ओर से ग्रास नाल से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर शुद्रांत में खुलता है, मतलब छोटी आंत में खुलता है। ये शुद्रांत छोटी आंत का पार्ट है। अब देखिए, कभी कभी आप जल्दी जो ये बॉक्स में चीज़ें होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है, यह घुटन का अनुभव होता है। ये खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाले वायु को, जो नाक से आने वाली जो वायु है उसको फेफड़ों तक ले जाती है। ये ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है, तो एपिग्लोटिस सुना होगा आपने, ढक्कन होता है, उसके द्वारा जब भोजन निगलते हैं तो श्वास नाल पर वो ढक्कन बंद हो जाता है। भोजन निगलते समय एक मोसल रचना वाल्य कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाए तो हमें घुटन का अनुभव होता है, हिचकी आती है, फिर खांसी उठती है। आगे देखिए, आमाशय का आंतरिक स्तर, अस्तर सतह श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो आमाशय का जो आंतरिक स्तर या फिर अंदर की जो सतह होती है ना, वो श्लेष्म HCl अम्ल या पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्म आमाशय के आंतरिक स्तर को, जो श्लेष्म स्रावित होता है ना, वो आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर देखिए, अम्ल अनेक ऐसे
जो श्लेष्म होता है वो आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान कराता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंचते हैं। साथ ही ये माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस जो होते हैं वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। तो भाई जो मतलब जो भोजन के साथ जो वायरस जाते हैं वो वहाँ जाकर नष्ट हो जाते हैं आमाशय में। एचसीएल आपको पता है, एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर आपकी त्वचा पर उसकी एक बूंद गिर जाए ना तो जल जाएगी भाई। वो छोड़ेगा क्या जीवाणुओं को, तो वो वहाँ पर उनको ख़त्म कर देता है। अब देखिए छोटी आंत जो क्षुद्रांत है ना उसके बारे में बात करेंगे। क्षुद्रांत लगभग जो है 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। ये यकृत एवं अग्नाशय से ये जो छोटी नाल होती है ना, जो छोटी आंत जो होती है ये यकृत, लीवर और अग्नाशय से स्त्राव प्राप्त करती है। इसके विपरीत इसकी भित्ति से कुछ रस स्त्रावित होते हैं। पहली बात कि इसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर। दूसरी बात ये कुंडलित संरचना होती है। तीसरी बात यकृत और अग्नाशय का जो स्त्राव होता है ना उसको प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में कुछ रस स्त्रावित होते हैं। अब आगे देखिए, यकृत के बारे में तो आप जानते ही हैं भाई, हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्राविक ग्रंथि है, ठीक है। तो यकृत जो होता है गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उधर होता है ना उसके ऊपरी भाग में दाहिने दक्षिण मतलब दाईं ओर स्थित होती है, ठीक है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मैंने बताया भी आपको कि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय के बारे में देखेंगे। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है। वैसे यदि बात करें तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्लैंड है भैया। सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, फिर अग्नाशय। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे की ओर स्थित होती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करता है। मतलब इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन जो है छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत जो है आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट है ना वो सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा यदि हम बात करें वसा की, तो वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में प्रोटीन अम्लों अमीनो अम्ल प्रोटीन जो वसा होती है वो वशीय अम्लों में, ग्लिसरॉल में, तथा जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है सरल शर्करा ग्लूकोज में बदल जाता है, वसा वशीय अम्लों में बदल जाता है, ग्लिसरॉल में बदल जाता है और प्रोटीन जो अमीनो अम्लों में बदल जाता है। अब यहाँ देखिए एक नोट दिया हुआ है, एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई कि भाई हमारा आमाशय कार्य कैसा करता है। तो एक कार्य कैसे करता है, तो एक विलक्षण दुर्घटना के द्वारा आमाशय में जो कार्य होते हैं उनकी खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया। वक्ष समझते हो, छाती, वक्ष जो उसकी वक्ष गुहा क्षतिग्रस्त हो गया और आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम व्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सा ने उसकी जान तो बचा ली परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका और जो उसका आमाशय है उसका जो छिद्र था उसको भली भांति बंद नहीं कर पाया, ठीक है। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। फिर ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्बल अवसर प्राप्त हुआ। भाई जो मतलब वो जो उसके पास अमेरिकी वैज्ञानिक के पास ले जाया गया, चिकित्सक ने जान तो बचा ली परंतु आमाशय का छिद्र वो भली भांति बंद न कर सका। अब उसने क्या किया, उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। इससे जो साइंटिस्ट था उसको छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने ये भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। भाई देखो कैसे कैसे लोग हैं। उसको बेचारे को गोली लगी थी एक दुर्घटना के दौरान। कहानी की तरह याद करना, आपको सब कुछ याद रहेगा, ठीक है।
उसको गोली लगी, डॉक्टर ने उसको पट्टी की, वो छेद को सही से नहीं ढक पाया, तो उसने उस छिद्र में झाँकने का उसको अवसर प्राप्त हुआ और उसने इसी प्रकार पता लगा लिया कि आमाशय कार्य कैसे करता है, ठीक है? अब हम देखेंगे कि छोटी आंत में अवशोषण कैसे होता है। जो अभी हमने देखा कि लीवर से कुछ रस स्रावित होता है, अग्नाशय से रच स्रावित होता है, संपूर्ण पाचन मतलब आमाशय में जो पचित भोजन होता है, फिर वो मतलब आमाशय, जब आमाशय में भोजन पच जाता है तो फिर वो छोटी आंत में घुलता है। अब देखते हैं कि छोटी आंत में अवशोषण कैसे होता है। तो पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर, जो पचा हुआ भोजन होता है भाई, वो 1 सेकंड देखिए आप इसको थोड़ा-सा क्वालिटी को। हुँ। अब देखो साफ-साफ दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है क्या? 1 सेकंड। हुँ। अब देखिए, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति जो होती है उसमें उंगली के समान प्रवर्ध होते हैं। उन्हें दीर्घरोम या फिर रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत में क्या भूमिका है? दीर्घरोम जो होता है पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु जो तल क्षेत्र होता है उसे बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, इतना समझ आया? उसके बाद देखिए, तथा तथा ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित उसके बाद देखिए, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा, जो अवशोषित पदार्थ हैं उनका स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन। कोशिकाओं में उपस्थित, जो कोशिकाएं होती हैं उनमें उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है या फिर अवशोषण नहीं होता है वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो हमने आज यहाँ पर देखा छोटी आंत में अवशोषण। अब हम कल पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम कल पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में।